तो देखिए ये सेकंड सेमेस्टर का आपका जो मेथड मटेरियल है, इसमें धातु से मूर्ति बनाना और पत्थर की मूर्ति बनाना दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। स्टोन की मूर्ति बनाना ये हमने अभी एक्सप्लेन किया, और अभी ये धातु से मूर्ति कैसे बनाते हैं। तो धातु से मूर्ति बनाने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं, ठीक है। मेटल स्कल्पचर, तो मेटल सब मुख्य रूप से कितने तरीके हैं। एक है फैब्रिकेशन, और दूसरा है मेटल कास्टिंग, ठीक है। फैब्रिकेशन होता है कि हम जो भी मेटल को वेल्डिंग करके स्कल्पचर बनाते हैं ना, ठीक है। जो भी हमारा जो वेल्डिंग से काम होता है वो फैब्रिकेशन में कहलाता है। जैसे हमारे घरों के जो भी अलमारी बनती है, जंगले वेंटिलेटर बनते हैं, दरवाजे की चौखट बनती है लोहे की, वो सारा काम क्या कहता है, फैब्रिकेशन। तो बाय यूजिंग ऑफ फैब्रिकेशन हम जब मूर्ति बनाते हैं तो उसे फैब्रिकेशन बोलते हैं। फैब्रिकेशन में ठीक है, हम स्क्रैप मेटल से भी स्कल्पचर बनाते हैं, और नए नए जो भी सरिया है, रॉड्स है, इनको वेल्डिंग करके बनाते हैं, ठीक है। सो स्क्रैप मेटल स्कल्पचर बिलोंग टू फैब्रिकेशन, ठीक है। स्क्रैप मेटल वर्क, स्कल्पचर, ठीक है। और एक और इसमें विधि होती है मेटल स्कल्पचर, एम्बोजिंग। आपने कभी देखा है कि जो पहले पुराने जमाने में थाल वगैरह बनते थे वो कुछ लकड़ी के हैमर से पीट पीट के तब चद्दर को क्या है ना, वो बर्तनों की शेप देती है ना, ठीक है, कहते हैं एम्बोजिंग, ठीक है। मेटल की शीट को मैं टूल्स की मदद से गड्ढे करके दबा के उभार दे के जो भी काम किया जाता है, बेसिकली बर्तनों में इस्तेमाल होता है टेक्निक, ठीक है। लेकिन आजकल अंकित पटेल स्कल्पचर वो एम्बोजिंग करके स्कल्पचर बनाते हैं। एम्बोजिंग का भी, एम्बोजिंग, वेल्डिंग और फैब्रिक तीनों को मिक्स काम करते हैं। जानकी रामन नाम के आर्टिस्ट हैं, एम्ब्रोजिंग एंड फैब्रिक दोनों को इस्तेमाल करके स्कल्पचर बनाते हैं। जानकी रामन जो हिंदू देवी देवताओं पे स्कल्पचर बनाते हैं, कॉपर प्लेट और कॉपर वायर से, ब्रास प्लेट वायर से, काफी फेमस आर्टिस्ट हैं। तो बेसिकली एम्बोजिंग का यूज करते हैं, मतलब मेटल शीट को शेप देने के लिए वो उसे पीट पीट के शेप देते हैं, और बाद में उनको पीसेस को ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है, फाइन। तो इसमें आपका स्क्रैप मेटल स्कल्पचर है, वेल्डिंग है, और ये आपका एम्बोजिंग भी, एम्बोजिंग फैब्रिकेशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी एम्बोजिंग एंड फैब्रिकेशन, एम्बोजिंग और फैब्रिकेशन, इससे भी स्कल्पचर बनती है, ठीक है। सो इस विधा में ये डायरेक्ट मेटल, इसको डायरेक्ट मेटल बोलते हैं, डायरेक्ट मेटल बोलते हैं, डायरेक्ट मेटल से, हाँ, डायरेक्ट मेटल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर बनाने की डायरेक्ट पद्धति, जिसमें मेटल को डायरेक्ट यूज किया जाता है वेल्डिंग करके, ठीक है, फाइन, या फिर रिविटिंग करके। रिविटिंग, पहले वेल्डिंग नहीं थी तो रिविटिंग का इस्तेमाल होता था। आप लोग देखा यमुना ब्रिज में सब, वहाँ वेल्डिंग नहीं रिविटिंग है। पुराने जमाने के गेट अब देखता हूँ रिविटिंग होती है उसमें ना, ठीक है, हाँ। तो डायरेक्ट मेटल, दूसरी है मेटल कास्टिंग पद्धति। कास्टिंग में तीन प्रकार आपकी बेसिकली होते हैं। इसमें होता है सैंड कास्टिंग, नंबर दो लॉस्ट वैक्स, नंबर थ्री हमारा होता है
डोगरा कास्टिंग या होता है ढोकरा कास्टिंग। ये इंडियन ट्रेडिशनल मेथड है जो कास्टिंग की, ठीक है। हाँ, या इसमें आपका जो चोला ब्रॉन्जेस जो हुए हैं, ठीक है, वो काफी सिमिलर हैं, ठीक है। तो सैंड कास्टिंग बेसिकली क्या होता है? सैंड कास्टिंग है ये, क्या होता है, आप लोग बरसात में कभी जो बालू होती है घरों में, बालू घर बनाने के लिए बालू इस्तेमाल, उसमें आप कभी चढ़े हो, उस पर खेले हो कभी उससे? घर बनाने के लिए बालू होती है, चम्बल होती है, कभी उसमें खेले हो? तो उसमें क्या होता है, गीली बालू में पैर जमाते तो पैर छप जाते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही जो महीन रेत होता है, ठीक है, या बोरिंग से जो रेत निकलता महीन रेत होता है, उसमें क्या करते हैं ना ये आ, गुड़ का सीरा मिलाते हैं, मोबियल मिलाते हैं, वो एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसमें हम कोई भी चीज का इंप्रेशन, तो इंप्रेशन छपा छपा रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि इनके पास सांचे होते हैं, जैसे इनके पास एक सांचा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इनके पास एक सांचा है, जिसमें ये क्या होता है, जैसे ये बने होते हैं ना फंसाने के लिए, ठीक है। इसमें ना रेत बन लिया, रेत बनने के बाद क्या करेंगे, जैसे इसमें कोई भी फिगर है ना इसका, ये उन्हें इंप्रेशन में दे दिया। हाँ, कोई भी आपकी सादा कोई शेप है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैची है, कोई बेलन है, या कोई ऐसा फिर जो दो पीस में आराम से अंडरकट ना हो, उसको क्या है ना, उसको इसमें आधा दबा देते हैं और दूसरे पार्ट में आधा दबा देते हैं, ठीक है। बाद में दोनों पार्ट को अलग करके क्या करते हैं, ये दोनों को बढ़ा देंगे और उसके इसके ऊपर क्या होल कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है कि ये है, दोबारा ड्राइंग करता हूं मैं, ठीक है, देखो। एक ऊपर वाला है, ऊपर वाला हम ऐसे बना देते हैं। सो इसमें क्या है ना कि ये हमारा ये इंप्रेशन बन गया इसके अंदर, ठीक है, फिगर का कोई भी ना। और ये नेगेटिव इसमें इसमें ये सैंड है हमारी, ठीक है। और ये यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम में होता है इनमें, ताकि दोनों किसी मेटल के भिड़ जाते हैं, ठीक है। और ये ऊपर इंप्रेशन बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ बीच में फिगर रख के दोनों को दबा देते, प्रेस करके ढंग से, फिर इसको तो उठा लेते हैं, इसको निकाल देंगे, निकालने के बाद क्या करते हैं, फिर इन दोनों को भिड़ा के, ठीक है ना, दोनों को ज्वाइन करके ये एक शेप बना दें। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये मान लीजिए ये ज्वाइन हो गया, एक नीचे ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये करेंगे कि यहाँ पे होल कर देंगे, होल के क्या करते हैं, मेटल गर्म करके इसमें डालते हैं, तो वो जहाँ खाली वहाँ भर जाता है। और जैसे ही मटर ठंडी होगी उसके बाद में इस स्टैंड को अलग कर देंगे, जो पीस हमने जिसका इंप्रेशन लिया वो हमारा बन के जाता है। इसमें मोस्टली हमारे मशीन के पार्ट्स बनते हैं, कैंची वगैरह होती है, जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं जो बहुत सिंपल ज्योमेट्री होती है, वो सैंड कास्टिंग में किया जाता है। और आगरा हमारा फाउंड्री नगर है, ये हमारा गढ़ है सैंड कास्टिंग का। यहाँ सैंड कास्टिंग बहुत होती है, एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। हाँ, और लोहा है, देवसार होते हैं, देवसार है, पीतल है। तो ज्यादातर यहाँ पे एल्यूमिनियम और लोहा पीतल की भी होती है, एल्यूमिनियम भी ज्यादा होती है, ठीक है। देवसार बेसिकली लोहे में वो रेत मिक्स कर देते हैं, इससे क्या लोहा वो मुड़ता नहीं, टूट जाएगा। इससे क्या लोहे की हमारी मात्रा कम बचती है। जैसे बहुत सारे मशीनी जैसे जैसे हमारा सिलाई मशीन का जो पहिया होता है, उसको हैवी बनाना होता है, और उसमें मेटल भी कम खर्च करनी है, और साथ में उसे ऐसा भी रखना है कि टेढ़े मेढ़ा ना हो अपने आप में। तो देवसा जो होता है वो बेसिकली लोहे में मिट्टी मिला देते हैं, रेत मिला देते हैं, और ऐसे लोहा बनाते हैं। तो लोहा क्या, तो वो टूट सकता है लेकिन मुड़ेगा नहीं, फाइन। तो उसमें लोहा भी कम लगता है क्योंकि रेत होता है उसके अंदर, और उसकी जो प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है, उसमें वो भंगुर हो जाता है एकदम से ना, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। पीओपी होता है वो टूट जाता, मुड़ेगा नहीं। ऐसे ही लोहे को जब हम ऐसा बनाते हैं, भंगुर बनाते हैं, तो देवसार
उसमें रेत मिला के देवता बनाए थे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कास्टिंग सैंड कास्टिंग होती है, ठीक है। और सैंड कास्टिंग मेथड से ही हमारा अलीगढ़ में ब्रास की मूर्तियां बनती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो। उसमें क्या करते हैं कि वो जगह जगह वो पीली मिट्टी, अंडर कट से पीली मिट्टी के वो पॉकेट लगा देते हैं अंडर कट्स में। और देवी देवताओं की मूर्तियां अलीगढ़ में, मुरादाबाद में काफी सैंड कास्टिंग से बनती हैं, ठीक है, फाइन। तो ये सैंड कास्टिंग मेथड क्या है? इट इज अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मेटल कास्टिंग, मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी पार्ट्स, ठीक है। और स्कल्पचर में भी यूज होता है, लेकिन वो बहुत सिंपल विदाउट अंडर कट वाली प्रक्रिया में होता है। और स्पेशली जब सैंड कास्टिंग में जब मूर्ति बनती है तो क्या करते हैं, जैसे मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति में जैसे फॉर एग्जाम्पल वो चेहरा ही बना रहे हैं, तो चेहरा में जैसे जहां जहां अंडर कट होते हैं वहां पर क्या है ना, वो मिट्टी लगा देते हैं। पीस पीस मोल्ड का काम करते, पीस मोल्ड अगर आप लोगों ने समझा हो तो, ठीक है। हाँ, तो जगह जगह पीसेस में वो पॉकेट बना देते हैं। जब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो शेप होता है उसको सिंपल बना देते हैं जगह जगह पॉकेट लगा के, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बिना देखे समझ में आपको आएगा नहीं, ठीक है, बट सैंड कास्टिंग समझना इतना काफी है, फाइन। दूसरा हमारा लॉस्ट वैक्स पार्ट, लॉस्ट वैक्स। वैक्स इटालियन। सो इटली जो है आर्ट और कल्चर का सेंटर रहा है, ठीक है, काफी लंबे से रहना था टाइम से। तो यहाँ पर मेटल कास्टिंग की पद्धति का उपयोग होता रहा। बड़ी बड़ी मेटल कास्टिंग की मूर्ति जो घोड़े पर सवार किसी भी राजा की या किसी भी योद्धा की मूर्ति बनाना एक मतलब आम बात है। तो इस पद्धति से बड़े बड़े मेटल के स्कल्पचर्स मेरे ख्याल से ग्रीक टाइम से होते हुए आए हैं, ठीक है। तो जो ग्रीक भी इटली के पास ही है। तो यह जो पद्धति लॉस्ट वैक्स पद्धति, क्योंकि यहाँ पर वैक्स क्या है ना, वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि वो मैंने बता ही दिया था। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले होता है मॉडलिंग, वैक्स। नंबर 2 चैनलिंग। नंबर 3 होता है मोल्डिंग। नंबर 4 होता है डीवैक्सिंग। नंबर 5 होता है पोरिंग। नंबर 6 होता है फिनिशिंग। और नंबर 7 होता है पैटिनेशन। ओके, ये इसके मेटल कास्टिंग के चरण होते हैं। तो सबसे पहले वैक्स मॉडलिंग। अब वैक्स के बारे में बात है। वैक्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पैराफिन, बीज वैक्स, माइक्रोवैक्स। पैराफिन ये कैंडल वैक्स होता है, जो एक ये काफी भंगुर होता है। इसमें कोई भी मॉडलिंग हम नहीं कर सकते, केवल कार्विंग कर सकते हैं, ठीक है। पैराफिन कैंडल वैक्स होता है। ये सस्ता भी मिलता है, मेरे ख्याल से 50-100 रुपये किलो मिलता होगा ये, ठीक है। दूसरा तो बीज वैक्स। ये है मधुमक्खी से, जैसे कि नाम से ही साबित हो रहा है, मधुमक्खी के छत्ते से जो वैक्स मिलता है वह बीज वैक्स कहलाता है, ठीक है। तो बीज वैक्स जो है मिट्टी की तरह नरम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसमें हम आराम से मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है।
और तीसरा माइक्रोवैक्स। तो माइक्रोवैक्स ये क्या है ना, सिंथेटिकली बनाया जाता है, ये भी बीज वैक्स जैसा ही होता है लेकिन ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो माइक्रोवैक्स में भी हम मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, कभी कभी तो पिघल जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें बीज वैक्स, ये हमारा करेक्ट वैक्स है मॉडलिंग के लिए, अगर ये हमारे पास नहीं है तो पैराफिन और माइक्रोवैक्स को मिक्स करके हम एक बैलेंस्ड वैक्स बनाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा होता है, दोनों को मिला के। और इसमें फिर चिपचिपाहट कम होती है। इसमें रोजिन भी यूज करते हैं, रोजिन का यूज करते हैं। रोजिन, रोजिन क्या होता है, आप लोगों ने बहरोजा सुना? बहरोजा ये नेचुरल प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो वो चिपचिपाहट उसमें होती है, तो इसको यूज करते हैं। इसमें इसमें माइक्रोवैक्स और पैराफिन वैक्स को मिला के थोड़ा बहरोजा मिला देते हैं, ताकि हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें मॉडलिंग कर सकें। लेकिन आइडियल तो बीज वैक्स ही है। बीज वैक्स ये मार्केट में मिल जाता है। आप यहाँ आगरा में जाओ तो रावत पाड़ा में जाके ये सस्ता मिल जाता है। आई थिंक 250-300 रुपये kg मिल जाता है बीज वैक्स, और बीज वैक्स सफिशियंट अच्छा है। तो मेन जो मॉडलिंग हम क्या है ना, कोई भी फिगर बनाते हैं हम बीज वैक्स बनाते हैं। अगर हमारा फिगर थोड़ा सा ज़्यादा ओपन है तो हम उसमें लोहे के तार का आर्मेचर भी यूज करते हैं, लोहे के तार का या फिर ब्रास तार का आर्मेचर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फिगर है हमारा, ये कोई फिगर है हमारा ऐसे करके ना, तो हम इसके अंदर क्या है ना, आर्मेचर यूज कर देंगे, और आर्मेचर के ऊपर ना बीज वैक्स से मॉडलिंग करके, फाइन, बीज वैक्स की मॉडलिंग करके हम इसे स्कल्पचर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मॉडलिंग आपको, उसके बाद चैनलिंग होती है। चैनलिंग होता है कि हम जब इसमें मेटल पोर करेंगे तो उसके लिए हम एक चैनल बनाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि इसी स्कल्पचर को थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, दोबारा बनाता हूँ मैं, तो यही बता देता हूँ मैं। जैसे ये हमारा कोई भी स्कल्पचर है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई हमारा स्कल्पचर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हमने वैक्स में इसकी मॉडलिंग हमने कर ली, अब इसको चैनलिंग कर दी। तो हम क्या चैनलिंग क्या करेंगे, तो हम यहाँ से इसका एक पाथ बनाएंगे। अब यहाँ पर हम चैनल बनाने के लिए पैराफिन का यूज कर, क्योंकि पैराफिन की रॉड हम बना सकते हैं, कैंडल्स बना सकते हैं। पैराफिन गर्म करके सांचा बना के हम रॉड्स बनाते हैं। रॉड्स यूज करके यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कप लगा देते हैं, जिससे हमारा मेटल पोर होगा, ठीक है। अब जैसे मेटल के अंदर जाएगा तो इसको हमें कनेक्ट कर देते हैं, इनको हम कनेक्ट कर देंगे, इनको हम इसको राइजर के रूप में यूज कर लेंगे। यहाँ से राइजर हटा देंगे, यहाँ से उठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेटल ऐसे जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और मेटल से भरते हुए और यहाँ से हवा निकल जाएगी। तो जिस पास जिस पाथ से हमारा जो मेटल जाता है उसको रनर बोलते हैं, और जिस पाथ से जो हवा बाहर उसको बोलते हैं राइजर। दिस कॉल, इसके दो पार्ट है, इसे रनर और राइजर, ठीक है। हाँ, राइजर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो रनर है हमारा, और जैसे यहाँ जो है ये राइजर है, ओके। रनर राइजर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, मोल्डिंग, ठीक है। थर्ड स्टेज हमारा है मोल्डिंग। तो ये हम लगाने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 60% एक ग्रॉग होता है, ग्रॉग फायर ब्रिक का पाउडर होता है, ग्रॉग, ठीक है। ये मार्केट में मिलता भी है, आगरा में नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं कि भट्टे की राख या फिर ईंट का चूरा, ठीक है, भट्टे की राख या ईंट का चूरा, इसको क्या है ना कि भट्टे की राख को 40% और पीओपी को 60%, 60-40 के रेशियो में, या फिर 30-70 रेशियो भी दे सकते हैं, ठीक है। इस रेशियो में इनको मिक्स करके फिर हम इसका मोल्ड बनाते हैं। तो मोल्ड बनाने से पहले क्या करते हैं, हम फसलें लगाते हैं पतली इस पे,
फर्स्ट लेयर लगाएंगे पतली पतली जो मोल्डिंग प्रोसेस होती है, फिर सेकेंड लेयर लगाएंगे और थर्ड लेयर में क्या करते हैं, मुर्गा जाली से उसे कवर कर देते हैं, फिर थर्ड लेयर के ऊपर लगाते हैं। ऐसे 3 लेयर में इसका मोल्डिंग करते हैं। मुर्गा जाली में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब ये पकता है, पकने के बाद में ये जो पीओपी हमारा जो है वो ब्रिटल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। तो मुर्गा जाली से उसको रेनफोर्समेंट मिल सके और वो क्रैक ना हो, या मेटल्स में डालें तो वो फटे ना मोल्ड, ठीक है। तो मुर्गा जाली आपने देखा होगा ऐसे ऐसे होता है मुर्गा जाली, देखो ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर में मुर्गा जाली मिलता है आपको, ठीक है ना, आपने देखा ही होगा, ठीक है। हाँ, सो मोल्डिंग हो गया। इसके बाद में हमारा डीवैक्सिंग आता है, जब मोल्ड हमारा बन के सूख जाता है, ठीक है। सुखाने के बाद में इसी को हम भट्टी में मोल्ड को पकाते हैं। मोल्ड पकता है तो जो वैक्स है वो पिघल के उड़ जाता है, जल जाता है। या फिर ज्यादा बड़ा मोल्ड है तो हम क्या करते हैं कि इसको मोल्ड को उल्टा रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बस्ट का मोल्ड है तो इसमें 2-4 किलो वैक्स भी यूज हुआ हुआ, वो सारा वैक्स को जला के उड़ा दे तो ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिंगल मोल्ड को एक भट्टी में रखते हैं और नीचे हमें ऐसा कंटेनर लगा देते हैं। जैसे हमने कोई मोल्ड ऐसे रख दिया उल्टा, जैसे मोल्ड हमने ऐसे उल्टा रख दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और नीचे इसके कोई कंटेनर लगा दिया और यहाँ से नाली बना दी और ये पूरी हमारी भट्टी है। जब इसमें आग जलती है इसमें तो ये मोल्ड पकता है और यहाँ से वैक्स पिघल के नीचे तो हमारे पास वापस आ जाता है। ये जब बड़ा हमारा मोल्ड तब हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भट्टी स्पेशली बनाई जाती है या फिर एक बाल्टी में 1-2 मोल्ड रखे जाते हैं। लेकिन हमारे छोटे छोटे मोल्ड हैं तो हम वैक्स को बचाने का झंझट मोल्ड नहीं लेते। सेफ होता है कि हमारा डीवैक्सिंग अच्छे से हो जाए। डीवैक्सिंग के बाद में जब भट्टी खोलते तुरंत ही हम इसमें क्या करते हैं, कॉटन लगा देते हैं। तो कॉटन लगा दी ताकि इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल ना जाने पाए, ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखते हैं कि वैक्स में हमारी गंदगी नहीं होनी चाहिए। मॉडलिंग जब करें तो वैक्स में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होगी तो वो क्या है ना कि वो जलेगी नहीं, जलने का डस्ट बन के वो मोल्ड में आपकी डिटेल्स खा जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी डीवैक्सिंग को अब आप पोरेंगे। अब इन मोल्ड को हम क्या है ना जमीन में गाड़ देते हैं ताकि इस पर जब मेटल का प्रेशर जाता है तो फटे ना फटे। अगर फटता भी है तो कम चांसेस रहे कि ये फटने के, ठीक है, प्रेशर चाहता रहे। तो जमीन में मोल्ड को लाइन से गाड़ देते हैं और मेटल को गर्म करके क्रूसिबल से धीमे धीमे इसमें पोरिंग करते हैं। जब हमारा मेटल राइजे से निकलना शुरू हो जाता है समझ लिए कि मेटल अच्छे से पोरिंग हो गई, ठीक है। पोरिंग करने के बाद में फिर हमारा जब ये ठंडा हो जाता है मोल्ड तो मोल्ड को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद में फिर अदद काटते हैं और जहां पर भी हल्का फुल्का कोई क्रैक आया है उसको फिनिश कर देते हैं फाइल से। लास्ट हमारा पैटिनेशन है। पैटिनेशन बेसिकली होता है सरफेशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। किसी भी मेटल स्कल्पचर को जब हम सरफेस उस पर रंग देते हैं, ठीक है, केमिकल के द्वारा, तो पैटिनेशन को मैं अलग से थोड़ा बताता हूं क्योंकि पैटिनेशन थोड़ा सा डिटेल है। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो पैटिनेशन हिंदी में बोलते पतीना, सरफेशियल ट्रीटमेंट ऑफ अ मेटल स्कल्पचर, ठीक है। फिनिश करने के बाद में हम क्या करते हैं कि जो कलर्स बेसिकली होते हैं अलग अलग धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं। कॉपर का ऑक्साइड ग्रीन होता है, ब्राउन कलर चाहिए तो फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। लोहा को जंग लगती है कैसा रंग बनता है, गेरुआ, ठीक है। सो फेरस ऑक्साइड ब्राउन होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड है ब्लू होता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड लाल होता है, कैडमियम ऑक्साइड येलो होता है, ठीक है। तो अलग अलग धातुओं को ऑक्साइड अलग अलग रंग देते हैं, ठीक है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग एसिड्स के साथ में रिएक्शन कराते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर की छीलन को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, ठीक है। सो Cu+H2SO4 क्या बनता है इसका बेसिक केमिस्ट्री,
CuSO4 प्लस H2O। या H2 निकलता है, ये तो चलो ये केमिकल डिटेल्स है, इसमें मैंने बता दिया, थोड़ा मुझे याद है इसलिए, बट इसकी इतनी जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके जो कॉपर सल्फेट है ये हमारा बन जाए। इसको हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारा ब्रास का मूर्ति है तो उस पर उसको हम गर्म करेंगे ब्लो टॉर्च से, और गर्म करने के बाद हम ब्रश से हम कॉपर सल्फेट पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे, फिर गर्म कर, फिर 2-3 बार अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आधा एक घंटे उसको हम वॉश कर देंगे तो उस पर एक ग्रीन लेयर चढ़ जाएगा। आपने अक्सर देखा ब्रास के जो नल होते हैं उन पर एक हल्का हरा हरा लेयर चढ़ जाता है ना, ठीक है। ब्रास ब्रॉन्ज पर अब हम हरा रंग देना होता है तो कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको ब्राउन कलर दें तो हम FeSO4, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस नाइट्रेट, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एसिड से फेरस क्लोराइड, 3 प्रकार के फेरस, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड नमक का तेजाब HCl। तो अलग अलग एसिड से रिएक्शन करा के हम अलग अलग तरह के धातुओं का ऑक्साइड बनाते हैं और रंग का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे कोबाल्ट का बनाओगे तो नीला रंग आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड पटीनेशन, ठीक है। सो मैंने अभी मेटल कास्टिंग का बताया था लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ठीक है। अभी हम बताते हैं इंडियन जो प्रोसेस सिर परद्यू या डोकरा कास्टिंग, ठीक है। सिर परद्यू दो थोड़े अलग अलग होते हैं, पर सिर परद्यू बताता हूँ। सिर परद्यू ये इंडियन लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो हमारा मॉडलिंग होता है वह बीज वैक्स में किया जाता है, ठीक है। जो भी हमें नेचुरली बीज वैक्स मिलती है उसमें करते हैं, ठीक है। और मॉडलिंग करने के बाद में इसका जो मोल्ड बनाया जाता है, मोल्ड पीओपी से नहीं बनता। पीओपी ये विदेशी मेथड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, नाम से सिद्ध है। तो ये हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोई मॉडल है धातु का, तो इस पर पहले जो लेयर होती है वो फाइन चिकनी मिट्टी की लगाई जाती है। उसके बाद में गोबर मिक्स करके लगाते हैं, फिर धान का भूसा और पीली मिट्टी मिक्स करते हैं, 3-4 लेयर्स पे यूज करते हैं, ठीक है। और जितने मेटल में ये कास्टिंग हो उतना मेटल इसके साथ ही हम क्या है ना, इसमें मोल्ड के साथ ही इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना, जितनी मेटल है। तो ऐसे करके अलग, पहली मिट्टी चिकनी मिट्टी की होती है, प्योर चिकनी मिट्टी की, ठीक है। दूसरी मिट्टी में थोड़ा गोबर मिलाया जाता है। तीसरी में पीली मिट्टी और धान का भूसा मिलाया जाता है, ठीक है। लास्ट में पीली मिट्टी धान का भूसा मिलाया जाता है, ठीक है। और इसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में इस पूरे मोल्ड को कोयले की भट्टी में, कोयले की भट्टी, ठीक है, कोयले की, पहले अभी तो हमारे पास जो गैस की भट्टी आ गई, डीजल के, इलेक्ट्रिक भी, इंडक्शन भी आ गया, ठीक है। पहले कोयले की भट्टी में इसको रख दिया जाता था। तो इसमें पहले ये जो वैक्स है अपने आप पिघल के उड़ जाएगा, और जो मेटल है ये उड़ने के बाद ये मेटल पिघल के इसमें अपने भर जाएगा। भरने के बाद में भट्टी ठंडी हो जाए तो उसको निकाल के सेल्फ तोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारी इंडियन सिर परद्यू मेटल कास्टिंग पद्धति है। अब इसी के बाद डोकरा कास्टिंग हमारी, ठीक है। डोकरा कास्टिंग ये बेसिकली बस्तर की जो वहाँ की जो जनजाति आदिवासी हैं वो लोग डोकरा कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने मार्केट में ताज महल देखा होगा, पतले पतले जो तारों से बनी हुई जो मूर्तियां होती पीतल की ना, वो डोकरा कास्टिंग होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जो बीज वैक्स में लाख लाख होती है,
बेर की पेड़ मिलती है लाख ना, तो लाख को बीज वैक्स मिक्स करके उसको क्या है ना, लाख चिपचिपी होती है, उसके पतले पे तार बनाते हैं, महीन तार। महीन तार बनाने के बाद में पहले बनाते हैं कोर। कोर क्या होता है बेसिकली, ये है चिकनी मिट्टी और धान की मिली मिट्टी की मिली पीली मिट्टी, नहीं नहीं, पहले धान की मिली पीली मिट्टी लेते हैं ये, ठीक है, और फिर उसके बाद में चिकनी मिट्टी से इसे फिनिशिंग करके फिर इस पे क्या पतले पे तार लगाए जाते हैं ऐसे ऐसे, लाख के बने पतले पे तारों को लपेटा जाता है, ठीक है। लपेटने के बाद में अगर कोर बना रहे हैं तो, अगर कोर नहीं बनाया, जैसे सिंपल कोई फिगर है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिगर है, जैसे ऐसे कोई फिगर है, ऐसे डोगरा कास्टिंग होता है ना, ऐसे करके कोई फिगर है, तो ये पतले पतले तारों से इसको बनाते हैं ऐसे करके ना। तो डोगरा कास्टिंग और हमारा सिर पद्दू कास्टिंग में मुख्य अंतर ये होता है कि इसमें इन ये महीन तारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सिंपल जैसे कि लॉस्ट वर्क प्रोसेस है वैसे ही मॉडल बनाया जाता है इसका, ठीक है, लेकिन कास्टिंग प्रोसेस सेम ही होती है। तो इस तरह से ये मॉडल तैयार करके इसके साथ भी ये क्या करते हैं ये लोग, क्या है ना कि इतना ही मेटल इसके साथ में हम मेटल रॉ मेटल से रख दी जाती है और इसके लेयर्स में मोल्ड बना दिए जाते हैं सेम पद्धति से, और इनको भी भट्टी में, कोयले की भट्टी में रख दिया जाता है, तो अपने आप ही जो है वैक्स से पिघल के उड़ जाता है, और जो मेटल है इसमें भर जाता है। बाद में जब भट्टी ठंडी हो जाती है तो निकाल के मोल्ड को तोड़ के निकाल के सीखने निकल देते हैं, ठीक है। सो आपका सिर पद्दू और डोगरा का दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। चैप्टर क्लोज। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? चलिए, हाँ, लाख जो बेसिकली ये बेरी के पेड़ पर कुछ एक लाल लाल सा कुछ लगता है, हाँ, तो हाँ, जिसको क्या है ना कि अक्सर जो पुराने लिफाफों में सील लगाने के इस्तेमाल करते थे ना, लाख, ये बेसिकली क्या है ना कि वैक्स को और लचीला बना देता है। बीज वैक्स की पतली पतली कॉइल नहीं बनाती, तो इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, हाँ, चिपचिपाहट आ जाती है, तो इससे पतली पतली से कॉइल बन जाती है, ठीक है ना।